नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 का सेकंड वीडियो, जिसमें हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इम्पल्स पढ़ेंगे। सीबीएसई वालों को ये इस साल के लिए नहीं है, बट वापस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार रीड कर लेना, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे ना कहीं आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का लेक्चर। ओके, पहला ही टॉपिक हम एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे कि अ सीजन्ड क्रिकेटर कैचेस अ क्रिकेट बॉल coming in the with great speed far more easily than a novice who can hurt his hand in the act. ठीक है, one reason is that the cricketer allows a longer time for his hand to stop the ball. जो सीजन्ड क्रिकेटर होता है, सीजन क्रिकेटर मतलब जो बहुत क्रिकेट खेलता है, वो कैच पकड़ेगा ना, कितना भी हाई कैच होगा। आपने देखा होगा विराट कोहली, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, ये सारे, रविंद्र जडेजा, ये सारे क्रिकेटर जो पकड़ लेंगे कैच, उनको हाथ में नहीं लगेगा। बट उतना ही ऊपर से मैं और आप पकड़ने जाएंगे जो बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं और यहाँ खेलते भी नहीं है, इतना लगेगा। क्यों? बिकॉज वो टेक्निक यूज करते हैं। वो टेक्निक क्या है? वो अपने हाथ को पीछे खींचते हैं, जिसके कारण काफी ज्यादा टाइम मिलेगा बॉल को पीछे आने में, और बॉल का इफेक्ट कम होगा। वेर हम होंगे ऐसे ही पकड़ के रहेंगे, ऐसे मगरमच्छ जैसे, और इधर गिरेगा तो गई होंगी। ठीक है, एज यू में नोटिस, देखो यहाँ पे लिखते, यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हो, ये नीचे खींच रहा है। एज यू में नोटिस ही ड्रॉज इन द हैंड बैकवर्ड इन द एक्ट ऑफ कैचिंग द बॉल, फिगर में दिया हुआ है। द नोविस न्यू ऑन द अदर हैंड कीप्स हिज हैंड फिक्स्ड, जो नया नया होता है वो क्या करेगा? एंड ट्राइज टू कैच द बॉल ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, पकड़ लेगा, पकड़ लो। तब जो बॉल लगता है तो क्या होगा? ही नीड्स टू प्रोवाइड अ मच ग्रेटर फोर्स टू स्टॉप द बॉल इंस्टेंटली। उसे क्या करना है? ऊपर से बॉल आ रहा है मतलब उसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, पर इस पीछे खींच लिया, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। The conclusion is clear. Force not only depend on the change in momentum, but also on how fast the change is brought about. तो फोर्स डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन मोमेंटम पे तो डिपेंड करता है, बट कितना ज्यादा टाइम मिलेगा उस पर भी डिपेंड करता है। द सेम चेंज इन मोमेंटम ब्रॉट अबाउट इन अ शॉर्टर टाइम नीड्स अ ग्रेटर अप्लाइड फोर्स। जितना कम टाइम में होगा तो उतना फोर्स ज्यादा, जितना ज्यादा टाइम उतना फोर्स कम। इन शॉर्ट, हमारी भाषा में क्या बोल सकते हैं? द ग्रेटर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द ग्रेटर इज द फोर्स। जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्जर्वेशन कंफर्म्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, हमने याद करो लास्ट लेक्चर में देख लिए थे, मास भी चेंज होता है तो फोर्स चेंज होता है, वेलोसिटी भी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा, और यहाँ पे मोमेंटम की बात है, इज अ बेसिक टू द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ मोशन। Suppose a fixed force is applied for a certain interval of time on two bodies of different masses. Initially at rest, the lighter body picks up a greater speed than the heavier body. दो बॉडीज है, एक बॉडी दूसरी बॉडी, एक लाइटर एक हैवी है, दोनों को सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो छोटी बॉडी है, लाइट बॉडी, वो ज्यादा स्पीड पिकअप करेगी। However, at the end of the time interval, observations show that each body requires the same momentum. But momentum क्या रहेगा? सेम। क्यों? इसका मास कम है इसलिए वेलोसिटी ज्यादा, इसका मास ज्यादा इसलिए वेलोसिटी कम, बट अल्टीमेटली दोनों क्या होंगे? सेम। Thus, the same force for the same time causes the change in momentum for different bodies. सेम फोर्स सेम टाइम, चेंज इन मोमेंटम होगा। अगर जिसकी बॉडी और मास ज्यादा होगा उसमें कम स्पीड होगी, जिसमें कम मास होगा उसमें ज्यादा स्पीड होगी। दिस इज द क्रूशियल क्लू टू द सेकंड मोशन। इससे हम सेकंड मोशन डिराइव कर सकते हैं। वो क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts. कौन से डायरेक्शन में? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। क्लियर? ये काफी इंपॉर्टेंट है, सो ये लिख लेना। डन। तो अब हम डिराइव करते हैं, डिराइविंग द फॉर्मूला। कैसे डिराइव करेंगे? तो आपको पता है कि मोमेंटम लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम बी होता है। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब dt बाय dt
इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ एम वी। अब m तो आपको पता है मास, मास हमेशा कांस्टेंट होता है, तो मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा मतलब उसको बाहर बुला लो, तो अंदर क्या रहेगा डी बी डी टी ऑफ। जैसे मान लो ये 3x² होता है तो हम 3 का डिफरेंशिएशन नहीं करते, डिफरेंशिएशन किसका करते हैं x² का, याद आया बेटा। तो इसलिए यहाँ पे कोई हम v को m को बाहर निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़े बेटा। सो dp by dt is equal to m and what is change in velocity, dp by dt मतलब क्या हो जाएगा आपका acceleration, where a is acceleration of the body। क्लियर हुआ बेटा, पक्का। बट इतना लिख लीजिए जल्दी से पहले, बट हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है बेटा, याद करो। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि भैया आपका जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, dp बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप बोलोगे सर डिफरेंशिएशन क्यों किया, बिकॉज हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए, तो रेट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ये चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। क्लियर। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt, बट हमने अभी देखा dp बाय dt क्या होता है बेटा, m इंटू a। तो इस dp बाय dt की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट m इंटू a, वेर k इज कांस्टेंट और जनरली उसकी वैल्यू होती है 1। तो देयरफॉर f की आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, m। कितना क्लियर हुआ, पक्का। तो यही हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है, f इज इक्वल टू एम ए। बहुत ही फेमस लॉ है, f इज इक्वल टू एम ए। हमने क्या कल बात हुई थी न्यूटन का, लास्ट लेक्चर में बात हुई थी न्यूटन का फर्स्ट लॉ से हम क्या सीखते हैं कि किसके कारण होता है चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट पे, तो रेस्ट पे रहेगा, या यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन, वो फोर्स के कारण होगा। अगर आप फोर्स लगाओगे तो चेंज इन स्टेट हो जाएगा, बट वो फोर्स क्या है और कितना है तो हमने वो इस मोशन, इस लॉ ऑफ मोशन में फाइंड किया है। क्लियर हुआ बेटा, पक्का। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके, तो हम अभी क्या बोल सकते हैं बेटा, हम अभी बोल सकते हैं कि हमारा f इजिकल टू क्या निकला, एम ए निकला। तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, f इज इक्वल टू एम। पहली बात तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट इसका होगा मास मतलब किलोग्राम, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम जनरली न्यूटन के फॉर्मेट में एन न्यूटन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। उसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बराबर है। इसको हम बोलते हैं डायन, याद रखना। डायन मतलब वो चुड़ैल वाली डायन नहीं है बेटा, डायन है, डायन, ठीक है। क्लियर हुआ। और आपको पता है कि F इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो जल्दी से, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 l1 t माइनस 2, ये हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन होता है, बहुत काम आएगा अगर आप याद रख लोगे तो, ठीक है। क्लियर हो गया, किसी को भी कुछ डाउट बेटा, डन। तो हम आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, प्लीज लिख लीजिए जल्दी से। ओके, आगे बढ़ने में अब हम डिराइव करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन कंपोनेंट फॉर्म। आपको पता है कि आप कोई भी वेक्टर होता है उसको आप 3 ऐसे लिख सकते हो, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप, उसके कंपोनेंट फॉर्म में। ऐसे ही आप पी को क्या लिख सकते हो, पी एक्स आई कैप, पी एक्स जे कैप और पी वाई जे कैप और पी जेड के कैप। और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, ए एक्स आई कैप,
प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो देयरफॉर आपको एक चीज तो पता है कि भैया फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt दैट इज इक्वल टू ma, चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू ma, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मैं फोर्स के साइड क्या लिख सकता हूँ, फोर्स के साइड एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इज इक्वल टू डी बाई डी टी। और पी की जगह पे क्या लिखूंगा, जल्दी से बताओ, पी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। ठीक है, अब पी एक्स आपका क्या होगा, P इज m इंटू वी, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, d बाई डी टी एम इंटू वी एक्स आई कैप, आप एम एक्स मत लिखिएगा, मास इज कांस्टेंट, प्लस एम वी वाई जे कैप प्लस एम वी जेड के कैप। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, पक्का। चलो पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम बेटा। ओके बेटा, तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, देखो इन सब में से m कॉमन निकल जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d बाई डी टी ऑफ वी एक्स आई कैप प्लस, और मैं सेपरेट भी कर देता, और सेपरेट तो बाद में करेंगे, वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। अब देखो m d बाई डी टी ऑफ वी एक्स, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन इनटू आई कैप होगा, आई कैप तो कांस्टेंट है, d बाई डी टी ऑफ वी वाई क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा ए वाई जे कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ ए जेड वी जेड क्या होगा, ए जेड के कैप हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। अगर आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स, एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई और एफ जेड इज इक्वल टू एम ए जेड, क्योंकि एम तो सब में आएगा, आई कैप कंपेयर होगा, जे कैप कंपेयर होगा, के कंपेयर होगा, तो के कैप के साथ एफ जेड और यहाँ पे के कैप के साथ ए जेड, बट एम तो सबके लिए आएगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी डिराइव इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट फॉर्म। क्लियर हुआ, पक्का। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। एक चीज हमें ये सीखने को मिलती है कंपोनेंट फॉर्म से, this means that if the force is not parallel to the velocity of the body but makes some angle with it, it changes only the component of velocity along the direction of force. The component of velocity normal to the force remains unchanged. For example, in the motion of a projectile under the vertical gravitational force, the horizontal component of velocity remains unchanged. अब देखो सिंपल सी बात समझनी है, हमने अभी फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया, बराबर है, फोर्स इज इक्वल टू उसके तीन कंपोनेंट देखे, तो जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल टू द फोर्स रिमेंस अनचेंज। मान लो एक्सेलरेशन इस साइड लग रहा है, वेलोसिटी इस साइड लग रही है, दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो आपको पता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो जो ए का डायरेक्शन फोर्स भी उधर ही लगेगा, तो जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट रिमेंस अनचेंज। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल टू द फोर्स रिमेंस अनचेंज। फॉर एग्जाम्पल, बट इसको मैं और अलग तरीके से बता सकता हूं आपको, अगर मान लो एक्सेलरेशन इस साइड है और वेलोसिटी इस साइड है, तो फोर्स भी इस साइड ही आएगा। याद करो प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है, और ये वी कौन सी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, वो हमेशा क्या रहता है 90 डिग्री, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आता है वो किसके कारण आता है, ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट। देखो अंडर द वर्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज। हॉरिजॉन्टल में कोई फर्क नहीं आएगा, वर्टिकल चेंज होता जाएगा, क्यों, भले ही वो एंगल बनाता रहे, भले ही वो एंगल बनाता रहे, तो एंगल किसका चेंज होता जाएगा, वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर हुआ, बस ये सिर्फ थोड़ी सी बात समझनी है, लिखना नहीं है। नेक्स्ट थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द सेकंड लॉ, अगर f इज इक्वल टू 0, मान लो इफ f इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब m इंटू ए 0, मास तो किसी का 0 नहीं हो सकता है, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 0। द सेकंड लॉ इज ऑब्वियसली कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ। देखो हो गया ना, कि भाई अगर आप फोर्स लगा ही नहीं रहे हो तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है,
तो अगर फोर्स नहीं लगा रहे हो, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट है तो स्टेट ऑफ रेस्ट रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। अगर आप बैठे हुए हो, आप पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो एक्सेलरेशन भी आपका नहीं होगा, तो आप बैठे रहोगे। अगर आप चल रहे हो, आप पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो आपका जो एक्सेलरेशन है हो ही नहीं रहा है, तो जो वेलोसिटी से वही चल रहे हो। आप चल रहे हो, अपने धुन में चल रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, फोर्स लगा, पीछे कुत्ता भागा, एक्सेलरेशन कितना बढ़ जाएगा, है क्या नहीं? बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, देखो, इसलिए फर्स्ट लॉ देखो, सेकंड लॉ में हो गया कनेक्ट। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अ लोकल रिलेशन व्हिच मींस दैट फोर्स F at any point in space, that is location of particle at a certain instant of time, is related to that point at that instant only। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने इस पे ये फोर्स लगाया, तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद वो इधर आ जाएगा, तब फोर्स का भी पॉइंट चेंज हो जाएगा। वो पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम t1 पे फोर्स इधर लग रहा है, पर्टिकुलर टाइम t2 पे अब फोर्स इधर लगेगा, मतलब वो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज होता जाएगा। वो सिर्फ उस इंस्टेंट पे उसके पास है, नेक्स्ट इंस्टेंट में चेंज हो गया तो वो चेंज होता जाएगा। दैट इज एक्सेलरेशन हियर एंड नाउ इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ, जब जब अभी देखो ये ऑब्जेक्ट इधर है, तो अभी इस पे कितना फोर्स लग रहा है उससे ही लेना देना है, नॉट बाय एन हिस्ट्री ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। पहले क्या लगा, कैसे लग रहा था, कोई लेना देना नहीं, अभी क्या लग रहा है उससे लेना देना है। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी चल रही है, सडनली आपने ब्रेक मारा, तो ब्रेक मारा तो उसी मोमेंट पे आपकी गाड़ी पे फोर्स लगा, आगे से फोर्स लगता आ रहा है नहीं, जब आपने ब्रेक मारा तब लगा। समझ में आया? तो जिस मोमेंट पे जो टाइम पे होगा, हियर एंड नाउ, एक ही चीज पकड़ लो, अभी और इसी वक्त, ठीक है, पक्का, डन। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। चलो बेटा अब न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं थोड़े बहुत। क्या दिया हुआ, बुलेट ऑफ मास 0.04 kg, तो मास दिया हुआ, पहले सारा डेटा लिख लो। विद स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड, तो बुलेट फायर करेगी है तो वो 90 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल स्पीड। एंटर्स हैवी वुडन बुलेट ब्लॉक, यहाँ से आप बुलेट को फायर कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे एंटर होगी ब्लॉक में, वो थोड़ा आगे जाके वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। एंड स्टॉप्ड, स्टूप्ड नहीं है, स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, मतलब स्टॉप हो जा रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 0। और उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 60 सेंटीमीटर। कितना क्लियर हो गया? 60 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 मीटर। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, हमें फोर्स फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए क्या फाइंड करेंगे बेटा, क्या फाइंड करेंगे, जल्दी से बताओ। एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना होगा, तो एक्सेलरेशन के लिए देखो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, बिकॉज टाइम नहीं गिवन है। v की वैल्यू 0 माइनस u की वैल्यू 90 का स्क्वायर, 2 a नहीं पता है, और c की s की वैल्यू 0.6 माइनस 8100 इंटू 2 इंटू 1.6 1.2a। तो देयरफॉर a कितना हो जाएगा, माइनस 8100 अपॉन 1.2। बताओ माइनस 8100 अपॉन 1.2 कितना आएगा, माइनस 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देयरफॉर अब हमें फोर्स फाइंड करना है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना दिया हुआ है 0.04 kg, और एक्सेलरेशन कितना है माइनस 6750। चलो जल्दी से मुझे पॉज द वीडियो और कैलकुलेट करके बताओ इसका कितना आंसर आएगा। आंसर आएगा माइनस 270 न्यूटन, और सिर्फ अगर फोर्स लिखना है तो सिर्फ 270 न्यूटन। माइनस इंडिकेट क्या करेगा, इट इज अ रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस साइड और फोर्स इस साइड, रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्ट कर रहा है इसलिए तो, रेजिस्ट कर रहा है इसलिए तो देखो ना बेटा वो स्टॉप हो रहा है, वरना स्टॉप होता, वरना तो स्टॉप होता ही नहीं। सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है, पक्का। चल पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है, अ स्कूटर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। यू दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो इंटू 5/18, इंटू 5/18 याद होना चाहिए, 9th में आपने पढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 मीटर पर सेकंड।
और क्या दिया हुआ है, स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड ही अप्लाइज द ब्रेक एंड ब्रिंग द स्कूटर टू रेस्ट। रेस्ट पे मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0, कितने टाइम में, 5 सेकंड में। अब देखो यहाँ पे 5 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन इफ द मास ऑफ द व्हीकल एंड ड्राइवर, मास कितना दिया हुआ है 300 kg, तो एक्सेलरेशन चाहिए और यहाँ पे एक्सेलरेशन है इसलिए s नहीं है, तो एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v माइनस यू बाई टी। v है 0, u है 10 और t कितना दिया हुआ 5, तो एक्सेलरेशन कितना होगा -10/5, तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देयरफॉर फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है 300, एक्सेलरेशन है -2, F इज इक्वल टू -600 न्यूटन। इट इज रेजिस्टिव फोर्स। क्लियर हो गया, रजिस्टिव। डन। कितने सिंपल क्वेश्चन है, सारे ऐसे ही है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है, ठीक है बेटा। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखो मैंने डायग्राम दिया हुआ, अ ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 kg इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन, फ्रिक्शन नहीं है, इट इज स्ट्रक बाय अ जेट, जेट मतलब यहाँ से पानी निकल रहा है, पानी डालते हो ना ऐसे, वाटर एट द रेट ऑफ 1 किलोग्राम मीटर पर 1 किलोग्राम पर सेकंड, मतलब जो पानी निकल रहा है ना dm by dt वो कितना है 1 किलोग्राम पर सेकंड, एंड एट अ स्पीड ऑफ, उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज, मतलब हमें a फाइंड करना है। तो बेटा आपको पता है F इज इक्वल टू dp by dt, यहाँ पे आप m इंटू बी नहीं लगा सकते। आप बोलोगे सर मास ऑफ द ब्लॉक 2 दिया हुआ है, ठीक है, कोई मुझे टेंशन नहीं। m इज F इज इक्वल टू dp by dt, d by dt ऑफ m इंटू v। जनरली क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, बट यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है इसलिए वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जो भी चेंज होगा वो क्या चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है पानी का निकलने का। देखो dm by dt और v बाहर आ जाएगा, v कांस्टेंट है इधर, v कांस्टेंट है। हो गया इतना क्लियर। अब बताओ हमारे पास v है 5 और dm by dt है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 न्यूटन। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए, फोर्स हमारे पास कितना निकला 5 न्यूटन, मास दिया हुआ है 2 kg a, देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन जब आएगा दिमाग में, आप क्वेश्चन आपके सामने तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट अभी देखो इजीली सॉल्व कर पाओगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। डन। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है आपको, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर दिया हुआ है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल से वो मूव हो रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m दिया हुआ है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय dt, तो वो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। ओके, ut का डिफरेंशिएशन u, क्योंकि t का 1 किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा, t के रिस्पेक्ट में, हाफ जी, टी स्क्वायर का क्या होगा 2t, मतलब इसको कैंसिल कर दो, ये क्या हो जाएगा u प्लस जी टी हो गया। अब a चाहिएगा, a क्या होता है dv बाय dt, मतलब d बाय dt ऑफ आपका v क्या निकला u प्लस जी टी, u का डिफरेंशिएशन 0 प्लस gt का सिर्फ g, तो आंसर क्या आ जाएगा g। Therefore force is equal to mass into acceleration, तो mass into acceleration की जगह पे g। कितना सिंपल। तो इसका मतलब हुआ कि भैया ये जो हमारा बंदा है, ठीक है, वो होल एंड सोल किस पे चल रहा है, ग्रेविटी पे चल रहा है, उसका फोर्स सिर्फ ग्रेविटी के कारण लग रहा है, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, अब जो हमारा टॉपिक है वो काफी न्यू टॉपिक है आपके लिए, मस्त वाला टॉपिक भी है, ठीक है। उसका नाम है इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स, एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। व्हेन अ बॉल हिट्स द वॉल एंड बाउंसेस बैक, द फोर्स ऑन द बॉल बाय द वॉल act for a very short time, and when the two are in contact, yet the force is large enough to reverse the momentum of the ball। अब कोई भी बॉल दीवार पे फेंकते, होता क्या है, दीवार आपको सामने फेंकती है, क्यों,
जितना मोमेंटम आपने बॉल पे लगाया उतना ही मोमेंटम वापिस आ रहा है। द रीजन बीइंग इज कि वहां से बॉल भी वापस फोर्स लगा रहा है। दूसरी बात, कितने कम टाइम वो कांटेक्ट में थे, फिर भी वो वापस आ रहा है, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। सो फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। उसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है। देखो, बेसबॉल प्लेयर है, वो बॉल को मारता है। देखो ये फोटो लिया हुआ है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी, फिर भी वो ब्लर आ रहा है। तो उसके बैट पे कितनी देर के लिए बॉल रहता है, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, बट वो फोर्स इतना लगता है कि बॉल ग्राउंड के बाहर जाता है, जिसको होम रन बोलते हैं। ये रहा देखो उसका डायग्राम, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया, पर एक पर्टिकुलर मिली सेकंड्स में, मिली सेकंड मतलब सेकंड का भी 1000th पार्ट, कितना कम टाइम में किलो न्यूटन मतलब 10⁻³ न्यूटन इतना फोर्स लग रहा है। तो उसके कारण वो बॉल काफी दूर तक जाता है। क्लियर हुआ बेटा? सो इंपल्स को क्या बोल सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन एंड टाइम विच इज द चेंज इन मोमेंटम। फोर्स एंड टाइम इज नोन एज चेंज इन मोमेंटम। क्यों, बताता हूं। F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो F इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी लिख सकता हूं। व्हाट इज डी टी? स्मॉल टाइम इंटरवल। व्हाट इज डी पी? चेंज इन मोमेंटम। विद रिस्पेक्ट तो कुछ बोला नहीं है, सो पता चला F इंटू डी टी और डी पी विच इज द चेंज इन मोमेंटम इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। भले ही स्मॉल टाइम में, बट मेजर कर सकते हो, एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स। देखो, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, वो छोटा है इसलिए dt, और वो किसके इक्वल है, dp के इक्वल। A large force acting for a short time to produce finite change in momentum is called impulsive force। ये उसकी डेफिनेशन। बहुत ही लार्ज फोर्स छोटे टाइम के लिए चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है। सो हमने अभी देखा, और इम्पल्स को हम जे से डिनोट करते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसको हम एफ इंटू डी पी डी टी भी बोल सकते हैं, या उसको डी पी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका एसआई यूनिट होता है, फोर्स का है न्यूटन, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड है, सो इसका क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। न्यूटन किलोग्राम मीटर पर न्यूटन सेकंड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा उसका, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज डाइन इनटू सेकंड भी बोल सकते हैं इसको, ओके। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा आपका, जल्दी से बताओ, m1 l1 t का पावर -1। डन? क्लियर हो गया? न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। जल्दी से न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, पहला ही न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखो, अ बैट्समैन हिट्स back a ball straight of a mass 0.15 kg straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. If the ball moves linearly, बैट्समैन मार रहा है, बॉल मूव्स linearly, then the impulse क्या होगा? तो impulse क्या होगा, सबसे पहले बेटा यहाँ पे मान लो ये आपका बैट है, ये आपका बैट, ये बॉल है, यहाँ पे बॉलर है, यहाँ पे वो बैट में लगने के बाद वही डायरेक्शन में वापिस आ रहा है, तो उसका डायरेक्ट मास कितना है, 0.15 kg। u कितना है, 12 मीटर पर सेकंड। v कितना हो जाएगा, -12। क्या बोला है, जो इनिशियल स्पीड है वही, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, और वो भी लीनियरली। लीनियरली मतलब ऐसे आया ऐसे चला गया, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? तो इसको मैं रब कर दूं, ये बॉल को और ये सब, और ये इंसान को भी रब कर देता हूँ, कोई काम के नहीं हमें ये इंसान। तो कितना होगा, हमें क्या फाइंड करना है, इम्पल्स। इम्पल्स मतलब जे। जे का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जे का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे वो यूज करें, आप बोलो सर एफ इंटू डी टी, एफ है ही नहीं, टाइम भी नहीं है, सो डीपी इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो जे इज इक्वल टू एम, कॉमन निकालेंगे, वी माइनस यू। सो जे एम कितना है, 0.15। वी कितना है, वी 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 देखो तो -12, और माइनस यू कितना है, -12। सो जे इज इक्वल टू 0.15 माइनस 24। तो लगाओ, इसका कैलकुलेशन करो बेटा, कितना आएगा, -3.6 न्यूटन सेकंड। आगे आंसर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ऑफ इंपल्स है
बैट्समैन से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बस दैट्स इट, बात हो गई खत्म। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? किसी को भी कुछ डाउट नहीं है ना? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट, while launching a rocket of mass 20,000 kg, ओह ठीक है, कितना 5 लाख न्यूटन इज अप्लाइड, फोर्स भी दिया हुआ है 5 लाख न्यूटन, कितने टाइम के लिए? 20 सेकंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑब्टेन्ड बाय द रॉकेट। तो यहाँ पे इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब एम वी माइनस यू। अभी हमने देखा फोर्स दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, फोर्स दिया हुआ है, और क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि हमें उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो रॉकेट छोड़ोगे तो उसकी यू तो जीरो ही होगी और वी हमें पता नहीं है। फोर्स है 5 लाख, टाइम है 20, मास है 20,000 kg, वी हमें फाइंड करना है, यू एस जीरो। ये जीरो कैंसिल, 1 2 3 कैंसिल, 1 2 3 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, देयरफॉर 500 इज इक्वल टू वी। तो देयरफॉर वी की वैल्यू कितनी होगी? 500 मीटर पर सेकंड। देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, सारे इजी सारे इजी सारे इजी, बहुत इजी, ठीक है। चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक तड़कता फड़कता क्वेश्चन, एक तड़कता फड़कता क्वेश्चन, मजा वाला। अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विद अ वेलोसिटी, मास दिया हुआ है 40 ग्राम, वेलोसिटी u दी हुई है 1200 मीटर पर सेकंड। ओके, दाड़ 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 दाड़। अ मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स, वो ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स लगा सकता है? 144 न्यूटन। दाड़ 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 बुलेट फायर कर रहा है। हाउ मेनी बुलेट्स कैन फायर पर सेकंड एट द मोस्ट? तो मान लेते हैं लेट n नंबर ऑफ बुलेट इज फायर्ड पर सेकंड, ठीक है, इतना क्लियर हुआ? सो चेंज इन, हमें क्या फाइंड करना है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट्स, चेंज इन मोमेंटम ऑफ n बुलेट्स। तो कितना हो जाएगा? nm v माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात देखो क्या बोला है? अ मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स, मतलब वो सामने वाला बंदा, अब देखो ये यू है ना, ये यू नहीं होगा, वी होगा। यू तो आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि फायर कर रहे हो तो इनिशियल जीरो, और फायर किया तो 1200। तो कितना हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम है तो इसको मैं डीपी बोल सकता हूँ, एन पता नहीं है, एम हमारे पास है 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम है, 40 ग्राम है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? 40 ग्राम, तो 40/1000। वी हमारे पास कितना दिया हुआ? 1200 माइनस यू, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो एन डीपी कितना हो जाएगा बेटा? 412 इंटू 448 एन हो जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डीपी एज वेल एज फोर्स, हाँ इम्पल्स की बात चल रही, डीपी फोर्स का फॉर्मूला डीपी नहीं होता है। देयरफॉर इम्पल्स इज इक्वल टू एफ टी इंटू डीपी। एफ है 144, टी हमारे पास दिया हुआ है कितने टाइम के लिए? टी हमारे पास दिया हुआ है पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड के लिए, और डीपी कितना दिया हुआ है? 48 एन, और ये तीनों को कट, ये दोनों को कट करोगे तो एन की वैल्यू 3 आ जाएगी। काफी सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ गिवन है, टाइम पर सेकंड है इसलिए 1 सेकंड ही लेना पड़ेगा ना हमें। डन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, सो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अ बॉल मूविंग विद द मोमेंटम ऑफ 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। देखो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? 5 किलोग्राम, वो बॉल पे स्ट्राइक करेगा 45 डिग्री पे, एंड इज डिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, मतलब उसी एंगल पे डिफ्लेक्ट, मतलब वो पी एफ हो जाएगा। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। अब एंगल पे है ना बेटा, एंगल पे तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये उसका आएगा पी साइन थीटा, ये उसका आएगा पी कॉस थीटा। इसको मैं पी आई नाम दे देता हूँ और ये पी आई नाम देता हूँ। सेम टू सेम इस साइड भी क्या आएगा? पी एफ कॉस थीटा आएगा, और ये क्या आएगा? पी एफ साइन थीटा, ठीक है। और थीटा की जगह पे कितना है? थीटा की जगह पे 45 डिग्री है। तो हमें तो चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले नाम दे देते हैं इनको,
ये मेरा हो जाएगा ए, इसको मैं नाम देता हूँ ओ, इसको मैं नाम देता हूँ बी। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा सी, ये मेरा हो जाएगा डी, और ये मेरा हो जाएगा ई। तो इनिशियल में क्या बोल सकता हूँ, इनिशियल मोमेंटम इज अलोंग एओ। देखो एओ के डायरेक्शन में है। ठीक है, उसके दो कंपोनेंट होंगे, पहला क्या, P cos 45 along CO, बिकॉज उसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एंड P sin 45 along D। ओके, नाउ फाइनल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम की बात कर लेते हैं। फाइनल मोमेंटम P, फाइनल मोमेंटम भी P है। क्या बोला, इज डिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम P, इनिशियल मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या, इनिशियल और फाइनल यहाँ पे सेम होगा, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में और उसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, P इज अलोंग BO। उसके भी दो कंपोनेंट, क्या कंपोनेंट, P cos 45 डिग्री अलोंग क्या हो जाएगा, CO, एंड P sin 45 डिग्री अलोंग E। ठीक है, हाँ, एक छोटी सी गलती होगी, P cos 45 है ना, P cos 45 बेटा, देखना बहुत ध्यान से समझना। P cos 45 फाइनल के लिए कौन से डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, अलोंग क्या हो जाएगा, हाँ, इनिशियली वाला CO नहीं आएगा, इनिशियली वाला आएगा, इनिशियली आप देखोगे तो इनिशियली आएगा यहाँ पे C2O जा रहा है, C2O। तो फाइनल जो है उसका डायरेक्शन इस साइड आएगा OC। इनिशियल डायरेक्शन इसका भी क्या आएगा, इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, इसलिए D2O। और फाइनल का क्या आएगा, अलोंग OE। क्लियर हो रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो वापिस समझते हैं। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं AOBCD और E। ठीक है, इतना क्लियर। अब ध्यान से सुनना, ये इस साइड है, कोई भी एंगल इस साइड होता है उसके दो कंपोनेंट भी ऐसे ही होंगे। इसका जो इनिशियल कंपोनेंट होगा PI cos 45 इस साइड होगा, और PI sin 45 इस साइड होगा। अब ये देखो इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो इसका PF cos 45 इस साइड होगा, और PF sin 45 इस साइड होगा कि नहीं। अब PI और PF तो सेम रहेंगे, इसलिए देखो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, OE और EO जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, OE और EO। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम। देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब इसके दो डायरेक्शन है, सो चेंज इन मोमेंटम अलोंग, पहले वर्टिकल डायरेक्शन कर लेते हैं। तो क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल कितना है, फाइनल P sin 45, और इनिशियल कितना है P sin 45। दोनों का आंसर जीरो, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है। चेंज मतलब क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्लियर हो गया, पक्का। चलो इतना लिख लीजिए, फिर हॉरिजॉन्टल का देख लेते हैं। डन। अब हम क्या फाइंड करेंगे, चेंज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, चेंज इन मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो कितना होगा, अब देखो पहली बात तो इन करेंगे क्या, फाइनल कौन सी साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, इस साइड मतलब ये तो नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड है। तो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है, माइनस P cos 45,
माइनस इनिशियल मोमेंटम भी क्या है, पी कॉस 45, बट माइनस तो है आगे इसलिए माइनस 2p cos 45। 2p कितना दिया हुआ है 5, और ये क्या हो जाएगा 1/√2, ये कैंसिल हो जाएगा √2, तो -5√2 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर आपको इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो 7.07 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रही है, मोमेंटम अवे फ्रॉम द वॉल होगा, इसलिए तो बॉल से दूर जा रहा है। ठीक है, ओके। सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। सीबीएसई वालों के लिए ये कोई काम का नहीं है दिस ईयर, बट नॉलेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन मार्क्स, तो प्लीज पढ़ाई करते रहो। ठीक है, टेक केयर बेटा।